गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन लोग चर्चा कर रहे थे द 7 As ऑफ मैन रिटन बाई विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई मानव जीवन की 7 अवस्थाओं के बारे में अपन लोग अध्ययन कर रहे थे। उसमें मैंने आपको उसकी हिंदी और अंग्रेजी में कंप्लीट थीम आपको बता दी थी। अब अपन इस वीडियो में अपन पढ़ते हैं इसकी आपकी जो पुस्तक में दी हुई पूरी की पूरी पोएम को। आप अपनी जो रेनबो बुक है उसको निकाल लीजिए और मैं पढ़ रहा हूँ और आप लोग उसका अध्ययन करते जाइए। तो लेट्स स्टार्ट। क्या कहा विलियम शेक्सपियर ने, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। कहा कि एक व्यक्ति है वो अपने जीवन में 7 अवस्थाएं प्ले करता है, अपने जीवन में 7 भूमिकाएं अदा करता है। शेक्सपियर ने इस संपूर्ण संसार को एक रंगमंच की संज्ञा दी है और उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से एक मंच के ऊपर एक जो एक्टर्स होते हैं वो एक्टर्स आते हैं और अपना रोल प्ले करके चले जाते हैं, उसी प्रकार इस संसार रूपी रंगमंच के ऊपर संपूर्ण स्त्री पुरुष आते हैं और उसके बाद में अपना रोल प्ले करके इस संसार से चले जाते हैं। उसी प्रकार से शेक्सपियर ने कहा है, तो ध्यान से सुनना क्या कहा है। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, यानी क्या कहा, इसका अर्थ क्या होता है, संपूर्ण संसार एक रंगमंच है, एक रंगमंच है। शेक्सपियर ने कहा है इस लाइन के माध्यम से कि ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, संपूर्ण संसार एक रंगमंच है, एंड और ऑल यानी सभी, द मैन यानी पुरुष, एंड वुमेन यानी स्त्रियां। इसकी जो जितने भी यहाँ के प्लूरल में है, जितने भी यहाँ के पुरुष और स्त्रियां हैं, मेयरली प्लेयर्स। मेयरली प्लेयर्स का मतलब होता है केवल पात्रगण। क्या होता है, केवल पात्रगण। यानी संपूर्ण संसार एक रंगमंच है और इस संसार में रहने वाले सभी पुरुष और स्त्रियां हैं वो केवल पात्रगण हैं। किसके पात्रगण हैं, इस संसार रूपी रंगमंच के। किसके पात्रगण हैं, संसार रूपी रंगमंच के पात्रगण हैं। समझ में आई ये लाइन है। आगे देखो बेटा, दे यानी वे, हैव देयर यानी उनका, एग्जिट्स, एग्जिट्स का मतलब होता है निकास का रास्ता, बाहर जाना, एंड और देयर एंट्रेंस यानी प्रवेश का मार्ग या प्रवेश करना। वे लोग इस संसार में आते हैं, अर्थात एक बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं और बाद में वृद्धावस्था में वो इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। अर्थात इस संसार रूपी रंगमंच में वो जन्म लेते हैं और इसके बाद इस संसार रूपी रंगमंच से वो चले जाते हैं। एंड यानी और, वन यानी एक, मेन यानी आदमी, इन यानी में, हिज यानी अपने, टाइम यानी जीवन में कह सकते हैं, समय में कह सकते हैं, प्लेज यानी अदा करता है, मैनी पार्ट्स, मैनी यानी बहुत से, पार्ट्स यहाँ पर इसका मतलब है भूमिकाएं। क्या है, भूमिकाएं। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी भूमिकाएं अदा करता है, जो मैंने पहले बताया है। उसके बाद हिज यानी उसके, एक्ट्स वही बात है, एक्ट्स मतलब पार्ट्स से कह सकते हैं वापस, इसका मतलब भूमिकाओं से है। बीइंग यानी होना, 7 As उसकी भूमिकाएं को कितने भागों में जाना गया है, 7, अर्थात उसकी भूमिकाएं की 7 अवस्थाएं हैं। शेक्सपियर ने कहा है एक आदमी अलग अलग भूमिकाएं अदा करता है और उसकी भूमिकाओं को 7 अवस्थाओं के रूप में जाना जाता है। यह आपका पहला स्टेंजा था। इस स्टेंजा में आपके कोई दिक्कत है क्या? मैंने शुरुआत में बोला था अपना पहले वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन पार्ट दे रखा है उसमें अपन ने लिख रखा है कि बीइंग ए मैन ऑफ थिएटर, शेक्सपियर थिंक्स दैट ए मैन्स लाइफ इज ए ड्रामा एंड द वर्ल्ड इज ए स्टेज। ठीक है, मैंने उसमें बता रखा आपको। आगे देखो, एट फर्स्ट पहली अवस्था है द इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है बेबी, या आप कह सकते हो ए न्यूली बॉर्न चाइल्ड। आप ये भी कह सकते हो कि अभी जो नया जन्मा हुआ बच्चा, नवजात जिसे बोलते हैं, हाल ही में जन्मा हुआ बच्चा, पहली अवस्था एक बच्चे की अवस्था आती है। म्यूलिंग, म्यूलिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्राइंग,
चिल्लाते हुए, रोते हुए, म्यूलिंग का मतलब क्या होता है, रोते हुए। एंड पकिंग, पकिंग का मतलब होता है वोमिटिंग, पकिंग का मतलब क्या होता है, VOMITING, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टियाँ करते हुए, क्या होता है, उल्टी करते हुए। इन यानी में द नर्स, नर्स का मतलब होता है धाय, नर्स का मतलब क्या होता है, धाय। आर्म्स, आर्म्स यानी हाथ बाहें, यानी पहली जो अवस्था है वह एक शिशु की अवस्था आती है। उस अवस्था में वो बच्चा है अपनी धाय के हाथों में, या इसको मैं यहाँ पे लेफ्ट भी बोल सकता हूँ, गोद में उल्टियाँ करते हुए और रोते हुए वह अपनी धाय के हाथों में रहता है, अर्थात अपनी धाय के हाथों में वह उल्टियाँ करता है और रोता रहता है ऑल द टाइम। आगे अवस्था आपने चर्चा की है कि एक शिशु की अवस्था आती है। इस शिशु की अवस्था में वो क्या करता है, अपनी दाई के हाथों में या गोद में उल्टियाँ करता है, रोता रहता है और अपने संपूर्ण कार्यों के लिए वह अपनी दाई पर आश्रित रहता है। अपन ने इसकी चर्चा की थी। अब दूसरी अवस्था किसकी आती है, दैन यानी तब, द वाइनिंग, इसका मतलब होता है कंप्लेनिंग, यानी शिकायत करते हुए। कंप्लेनिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, शिकायत करते हुए। स्कूल बॉय, बाद में एक शिकायत करता हुआ स्कूल बॉय की अवस्था आती है, एक विद्यालय जाने वाले बच्चे की अवस्था के रूप में उसकी अवस्था बदलती है। अर्थात दूसरी अवस्था है वो एक स्कूल बॉय की होती है और वो स्कूल बॉय वेनिंग करता है, मतलब क्या करता है, शिकायत करता है, कंप्लेन करता है, यानी कह देता है कि बहाने जिसे बोलते हैं कि बहुत सारे एक्सक्यूज़ बनाता है कि नहीं आज विद्यालय नहीं जाऊँगा, आज मेरा मन नहीं है, आज मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। तो वो क्या करता है, उसने मेरे को पीटा, वो किया, तो मतलब शिकायत करते वे विद्यार्थी की अवस्था आती है। विद हिज सेचल, सेचल का मतलब बेटा यहाँ पे है ए स्मॉल बैग फॉर कैरिंग बुक्स, यानी किताबों को ले जाने के लिए बना हुआ एक छोटा सा थैला। वह अपना किताब को डाल करके, अपनी किताब को डाल करके और अपने छोटे से थैले के साथ और एक कंप्लेन करते हुए विद्यालय जाने वाले लड़के की अवस्था का शेक्सपियर ने बड़ी सुंदर उल्लेख किया है। क्या कहते हैं शेक्सपियर आगे, एंड और शाइनिंग यानी चमकता हुआ, मॉर्निंग यानी सुबह के समान, फेस यानी चेहरा, क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, टू वॉक स्लोली, यानी धीरे धीरे चलना। क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे चलना। लाइक यानी के समान। स्नेल, स्नेल का मतलब होता है ए वेरी स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि वेरी स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब होता है अर्थात बहुत ही एक छोटा सा जीव, या मैं कह दूं घोंगा। इसका मतलब क्या होता है, घोंगा, क्या होता है, घोंगा, कि ए वेरी स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिज्म, या ये भी हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं वेरी स्लो, ये लिख दो आप, ए वेरी स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिज्म, घोंगा। ठीक है, तो आगे क्या कहा कवि ने कहा कि बाद में शिकायत करते हुए विद्यालय जाने वाले बच्चे की अवस्था आती है जो अपने सेचल के साथ, थैले के साथ में विद्यालय जाने वाली अवस्था आती है और उसका चेहरा सुबह के समान क्या होता है, चमकदार रहता है। मैंने बताया था सुबह के समान चमकदार का मतलब होता है वो फ्रेशनेस से, एंथुसियाज्म से कंप्लीटली फुल होता है, कंप्लीटली परिपूर्ण होता है। और विद्यालय जाते हुए वो क्या करता है, एकदम धीरे धीरे चलता है जैसे कि कोई घोंगा चल रहा हो। फिर अनविलिंगली, अनविलिंगली का मतलब होता है अगेंस्ट, अनविलिंगली का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट विश। अगेंस्ट विश का मतलब यहाँ पे क्या है, अनिच्छा। क्या होता है, अनिच्छा। अगेंस्ट विश का मतलब होता है अनिच्छा टू स्कूल, विद्यालय, यानी वह विद्यालय जाने के लिए अनिच्छा प्रकट करता है। तो क्या आया, क्या समझ में आया आपके, दूसरी अवस्था में एक विद्यालय जाने वाले लड़के की अवस्था आती है। वो अपने थैले को साथ में विद्यालय जाता है, लेकिन विद्यालय जाते समय वो अनिच्छा प्रकट करता है, बहुत सारे बहाने बनाता है, और जब उसके घर वाले उसको विद्यालय भेजते हैं तो वो एकदम धीरे धीरे चलता है, एक घोंगे के समान वह धीरे धीरे विद्यालय जाता है।
आगे देखो, ये दो में मेरे हिसाब से मैंने आपको जो दोनों अवस्थाएं बताई है, शायद पहली अवस्था और दूसरी अवस्था आपके कंप्लीटली समझ में आई होगी। अगली जो तीसरी अवस्था आती है वो होती है एक लवर की अवस्था, एक प्रेमी की अवस्था। तो ध्यान से देखना, एंड यानी और, देन यानी तब, द लवर, बाद में तीसरी अवस्था होती है एक प्रेमी की अवस्था। एक विद्यालय जाने वाला बच्चा है, वह यंग यानी युवा बन जाता है, वह एक प्रेमी बन जाता है। साइंग, साइंग का मतलब होता है टेकिंग डीप ब्रीथ। इसका मतलब होता है कि आहें भरते हुए, क्या होता है, आहें भरते हुए। एक लवर होता है वो क्या करता है, आहें भरता है। लाइक फर्नेस, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, किसके समान, भट्टी। विद ए वोफुल वेल्ड, वोफिल वेल्ड का मतलब होता है विरह गीत। क्या होता है, विरह गीत। या मैं ये कह दूं कि ए पैथेटिक लव सॉन्ग। वो क्या करता है कि एक प्रेमी होता है, वो क्या करता है, भट्टी के समान सुलगता रहता है। किसके समान सुलगता रहता है, भट्टी के समान। किसके लिए, अपनी प्रेमिका के लिए। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए भट्टी के समान सुलगता रहता है, आहें भरता रहता है। क्या करता रहता है, जिस प्रकार से भट्टी सुलगती है तो उसमें जो भाप सी निकलती रहती है, लपटे सी निकलती रहती है, उसी प्रकार से एक प्रेमी होता है, वह अपनी प्रेमिका के लिए क्या करता है, आहें भरता रहता है, लंबी सांस लेता रहता है। और अपनी प्रेमिका को देख करके, प्रेमिका को देख करके वो क्या करता है, गीतों की रचना करता है, गीत लिखता है। वो गीत कौन से गीत लिखता है, विरह गीत लिखता है, करुणाजनक गीत लिखता है, दुखपूर्ण गीत लिखता है। यहाँ पर मेड, मेड का मतलब क्या है, रिटर्न। मेड का मतलब यहाँ पे क्या है, रिटर्न, यानी लिखा गया। टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रोज, अपनी मिस्ट्रेस आईब्रोज, अर्थात अपनी प्रेमिका के आईब्रोज को देख करके वह दुखपूर्ण गीतों को लिखने लग जाता है। ये अवस्था थी एक प्रेमी की अवस्था। अपनी चौथी अवस्था आती है, वो है एक सोल्जर की अवस्था, एक सिपाही की अवस्था। तो देखो, देन यानी तब, ए सोल्जर, क्या बताया मैंने, देन कम्स द फोर्थ स्टेज ऑफ ए सोल्जर। बाद में चौथी अवस्था एक सिपाही की अवस्था आती है, एक सैनिक की अवस्था आती है। यानी चौथी अवस्था किसकी है बेटा, एक सिपाही या सैनिक की। फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स का मतलब होता है अजीबो गरीब गाली गलोच से परिपूर्ण या गाली गलोच करने वाला। समझ रहे हो मेरी बात। फिर चौथी अवस्था में एक सिपाही क्या करता है, वह गाली गलोच करता है, वह ऑफेंसिव वर्ड एंड फ्रेजेज काम में लेता है, वो पूर्ण रूप से गंदे शब्दों से परिपूर्ण होता है। क्या करता है, एंड बियर्डेड, बियर्डेड का मतलब होता है हैविंग बियर्ड, हैविंग बियर्ड यानी दाढ़ी वाला। क्या होता है, हैविंग बियर्ड, इसका मतलब होता है दाढ़ी वाला। क्या होता है, दाढ़ी वाला। लाइक यानी के समान, द पार्ड, पार्ड का मतलब लेपार्ड यानी तेंदुआ। क्या होता है, तेंदुआ। सैनिक है, वह गाली गलोचपूर्ण शब्दों को काम में लेता है और उसकी दाढ़ी है वह तेंदुए के समान होती है। किसके समान होती है, तेंदुए के समान होती है। जेलस, जेलस का मतलब होता है सेंसिटिव। क्या होता है, सेंसिटिव यानी ईर्ष्यालु। क्या होता है बेटा, ईर्ष्यालु। वह ईर्ष्यालु होता है इन ऑनर यानी सम्मान। क्या होता है, सम्मान। या मैं ये कह दूं कि सेंसिटिव ऑन द पॉइंट ऑफ ऑनर, सम्मान के रूप में ईर्ष्या करना। किसके रूप में, सम्मान के रूप में ईर्ष्या करना। एक सिपाही होता है, वह क्या करता है, अजीबोगरीब गालियों से परिपूर्ण होता है, गाली गलोचपूर्ण शब्दों को काम में लेता है। उसकी दाढ़ी है वो तेंदुए के समान लंबी लंबी होती है और वह सम्मान के लिए ईर्ष्या करता है। सम्मान के लिए वह क्या करता है, ईर्ष्या करता है। जैसे किसी दूसरे व्यक्ति विशेष को सम्मान मिल रहा है, उसे सम्मान नहीं मिल रहा है तो वो जेलस फील करता है, ईर्ष्यालु बन जाता है। और क्या है, ही वॉन्ट्स ऑनर, उसको सम्मान की चाह रहती है। सडन एंड क्विक इन क्यूरल, सडन एंड क्विक इन क्यूरल का मतलब होता है कि वह लड़ाई करने के लिए तत्पर रहता है। और एक सिपाही है,
वह लड़ाई करने के लिए भी क्या रहता है, तत्पर रहता है, फाइटिंग के लिए भी कंप्लीट रूप से वो तैयार रहता है। किसके लिए, देखो किसके लिए, सीकिंग का मतलब होता है टू गेट, क्या होता है, टू गेट का मतलब होता है पाना। द बबल रेपुटेशन, बबल का मतलब होता है खोखली, क्या होता है, खोखली। रेपुटेशन का मतलब वही है प्रतिष्ठा या सम्मान। बेटा वह क्या करता है, एक खोखली जो प्रतिष्ठा है, उस खोखली प्रतिष्ठा के लिए वह लड़ाई करने के लिए भी तैयार रहता है। और उस खोखली प्रतिष्ठा के लिए वह क्या कर सकता है, इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन होता है तोप। मैंने आपको बताया कि वो उस खोखली प्रतिष्ठा के लिए, यानी उसको सम्मान की चाह रहती है, और सम्मान के लिए वो क्या कर सकता है, लड़ाई करने के लिए भी तैयार रहता है। और खोखली प्रतिष्ठा को पाने के लिए वह तोप के मुंह में भी जा सकता है। तोप के मुंह में जाने का मतलब है कि किसी भी प्रकार के खतरनाक कार्य वह कर सकता है। किसके लिए, केवल बबल रेपुटेशन के लिए, खोखली प्रतिष्ठा के लिए। समझ में आया, आगे देखो। एंड यानी और देन तब द जस्टिस यानी न्यायाधीश इन ए फेयर राउंड वेली का मतलब होता है पेट, और फेयर राउंड गोल मटोल, या यूं कह दे तोंद रूपी पेट, विद ए गुड केपन लाइन। यहाँ पर केपन का मतलब होता है मोटे ताजे मुर्गे का मांस, और गुड केपन लाइन का यहाँ पे मतलब है, शेक्सपियर के द्वारा इस शब्द के माध्यम से व्यंग्य किया गया है कि पहले न्यायाधीश को अपने न्याय को अपने पक्ष में करवाने के लिए कोई व्यक्ति विशेष क्या करते थे, उनको गोल मटोल ताजे मुर्गे ऑफर किया करते थे। तो क्या कहा कि एक जो न्यायाधीश है वो गोल मटोल ताजे मुर्गे का मांस खा करके उसका पेट है वो गोल मटोल हो गया है। विद आईज सीवियर, उसकी आंखें हैं वह कठोर दिखाई देती है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, दाढ़ी में एक औपचारिक कट रहता है, अर्थात उसकी दाढ़ी है वो फैशन नुमा होती है। फुल ऑफ वाइज सॉज, और वो क्या करता है, यानी बुद्धिमता, सोज का मतलब होता है यहाँ पर वाइज सोज का मतलब है बुद्धिमतापूर्ण कहावतें, वह बुद्धिमतापूर्ण कहावतों से परिपूर्ण रहता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस का मतलब होता है दृष्टांत, वो क्या करता है, बुद्धिमतापूर्ण कहावतें और दृष्टांत से परिपूर्ण रहता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरीके से वह अपनी भूमिका निभाता है। तात्पर्य क्या है कि एक जो न्यायाधीश है उसका पेट गोल मटोल होता है, गोल मटोल मुर्गे खा खा कर उसका पेट गोल मटोल हो गया, उसकी आंखें कठोर दिखाई देती है और उसकी दाढ़ी एक फैशन नुमा होती है, और साथ ही साथ यानी कवि ने कहा है कि वह बुद्धिमतापूर्ण कहावतें और उदाहरणों को काम में लेता है। फिर मैंने आपको बताया 5 अवस्थाओं के बाद 6ठी अवस्था आती है जो है स्लीपर्ड पेंटालून की, यानी द 6th यानी 6ठी एज यानी अवस्था शिफ्ट्स यानी परिवर्तित होती है इनटू में द लीन यानी कमजोर, एंड यानी और स्लीपर्ड यानी चप्पले पहने हुए। पेंटालून का मतलब होता है विदूषक, क्या होता है, विदूषक, यानी 6ठी अवस्था है वह चप्पले पहने हुए एक विदूषक की और कमजोर व्यक्ति की अवस्था आती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये पेंटालून क्या है, विदूषक क्या है। बेटा यहाँ पे शेक्सपियर के द्वारा इटली का जो रंगमंच है, इटली के रंगमंच पर जो एक हास्य पात्र होता है पेंटालून, वो क्या करता है, लोगों को, जिसे मोकर बोलते हैं, वो लोगों को क्या करता है, हंसाता है, यानी ढीले ढाले कपड़े पहनता है और इस प्रकार के कर्तव्य करता है कि लोग उसको देख करके हंसते हैं। उसकी तुलना शेक्सपियर ने 6ठी अवस्था के व्यक्ति से की है कि 6ठी अवस्था है वह एक स्लिपर्ड पेंटालून की अवस्था आ जाती है, चप्पले पहने हुए विदूषक की अवस्था आ जाती है, यानी व्यक्ति विशेष का मजाक बनने लग जाता है। तो विद स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा, ऑन यानी ऊपर, नोज यानी नाक, और नाक के ऊपर चश्मा क्या करता है, ऐसे नाक के ऊपर
वो पहनने लग जाता है। अब आप कहोगे सर नाक पे चश्मा क्यों पहनता है, इसका भी रीजन है, देखो। एंड पाउच, पाउच का मैंने अभी बताया था पिछले वाले वीडियो में कि पाउच का मतलब होता है उसके आंखों के नीचे एक जो चमड़ी होती है वो लटकने लग जाती है, वो थैलीनुमा चमड़ी होती है, उसकी वजह से उसको दिखाई नहीं देता है, तब वो चश्मा नीचे पहनता है नाक पर। ऑन साइड उसकी आंख के नीचे की चमड़ी लटक जाती है, नाक पर चश्मा पहनने लग जाता है। प्रश्न आता है कि कौन सी अवस्था में एक व्यक्ति नाक पर चश्मा पहनता है, छठी अवस्था में पहनता है। यानी इसमें एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे मान लो पहली अवस्था के बारे में पूछ लिया, तीसरी के बारे में पूछ लिया, किसी भी अवस्था के बारे में पूछ सकते हैं। आगे देखो, हिज यानी उसके, यूथफुल यानी युवा अवस्था, युवा अवस्था, होज, होज यानी होते हैं मोजे, वेल सेव्ड यानी संभाल कर रखे हुए, संभाल कर रखे हुए। ए वॉल टू वाइड, ए वॉल टू वाइड का मतलब क्या होता है कि चौड़े प्रतीत होना, ढीले प्रतीत होना, समझ रहे हो मेरी बात। ए वॉल टू वाइड का मतलब होता है ढीले प्रतीत होना, ढीले हो जाना। यानी उसके युवावस्था के जो मोजे थे वह संभाल करके रखे हुए थे, जब उसको वृद्धावस्था में वो मोजे पहनाए गए तो वो मोजे ढीले, उसके पाँव में ढीले लगने लग गए। अब जरूरी नहीं है उसी के मोजे हैं, बट इतना कहना चाहता है कवि कि बचपन में जो जुराब या मोजे वो पहना करता था, वही मोजे जब उसको वृद्धावस्था में, छठी अवस्था में पहनाए जाते हैं तो वह ढीले प्रतीत होते हैं, उसके पांव से नीचे गिरने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि फोर या हिज श्रंक यानी सिकुड़े हुए, सेंक यानी टांग या पिंडी जिसे बोलते हैं, यानी उसका जो पांव है या उसकी जो टांग है वो पिंडिया है, वो क्या हो जाती है कि उसकी सिकुड़ जाती है, मांसपेशियां ढीली हो जाती है, उसकी वजह से वो जो मोजे हैं उसके पांव में ढंग से ठहर भी नहीं पाते हैं। समझ गए मेरी बात कि भाई उसके मोजे पांव से निकलने क्यों लग जाते हैं? क्योंकि उसकी चमड़ी सिकुड़ जाती है और चमड़ी सिकुड़ने की वजह से वह कंप्लीट रूप से कंफर्टेबली उन मोजों को नहीं पहन पाता है। और हिज यानी उसकी, बिग मैनली वॉइस यानी भारी मर्दाना आवाज, बिग मैनली वॉइस का मतलब होता है भारी मर्दाना आवाज। यानी बचपन में जिस प्रकार से वह जोर जोर से चिल्ला करके बोलता था वह आवाज़ टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल, यानी बचपन की ट्रेबल पाइप, जिस प्रकार से यानी हिज बिग मैनली वो इस भारी भरकम मर्दाना आवाज़, उसकी जो भारी मर्दाना आवाज़ है वह टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप। ट्रेबल का मतलब होता है पतली, टेबल का मतलब क्या होता है पतले। यानी उसकी छठी अवस्था की जो, छठी अवस्था में क्या होता है कि जिस प्रकार से वह पांचवी अवस्था तक की मर्दाना आवाज़, भारी मर्दाना आवाज़ से वह बोला करता था, वह आवाज़ छठी अवस्था में एक बच्चे के समान पतली आवाज़ में बदल जाती है। एंड और विसल्स इन हिज साउंड, और उसकी आवाज़ में, ध्वनि में क्या करने लग जाती है, सीटी बजने लग जाती है। कहने का मतलब है जब कोई भी वर्ड वह बोलता है तो वो क्या करने लग जाते हैं, उसकी जीभ से स्लिप होने लग जाते हैं। आगे देखो लास्ट स्टेज क्या है, ये समझ में आया होगा आपके कि छठी अवस्था में चश्मा नाक पे पहनता है, आंखों के नीचे चमड़ी लटक जाती है, उसकी आवाज़ पतली बन जाती है और साथ ही साथ उसकी आवाज़ में सीटी सी बजने लग जाती है, अर्थात सीटी बजने रूपी ध्वनि प्रतीत होने लग जाती है। द लास्ट सीन, जो अंतिम दृश्य हैं, ऑफ ऑल, इन सभी का अंतिम जो दृश्य है, द एंड्स, अंत होता है, दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। इस दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री का मतलब होता है कि महत्वपूर्ण घटनाओं से पूर्ण कहानी। द स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री का मतलब होता है महत्वपूर्ण घटनाओं से पूर्ण कहानी। इस महत्वपूर्ण घटनाओं से, ये ऊपर जो जितनी भी घटनाएं बताई हुई थी, इन महत्वपूर्ण घटनाओं से पूर्ण कहानी का लास्ट अवस्था में अंत हो जाता है। इज सेकंड चाइल्डिशनेस, क्योंकि ये उसका दूसरा बचपन है। याद रख के चलना, सेकंड चाइल्डिशनेस किस अवस्था को कहा गया था, द सेवंथ स्टेज। एंड मीर ऑब्लिवियन, मीर ऑब्लिवियन का मतलब होता है पूर्ण विस्मृति। क्या होता है, पूर्ण विस्मृति। वह क्या करने लग जाता है कि कंप्लीट रूप से उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। ये कह लो कोई बात याद करता है तो वो उसको कंप्लीट रूप से याद नहीं रह पाती है। सेंस, एक वर्ड है सेंस जिसका मतलब होता है विदाउट सेंस टीथ
दांत गिर जाते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता है और उसको किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ में टेस्ट नहीं रहता है, कोई रुचि नहीं रहती है। सेंस एवरीथिंग, यानी कहने का मतलब है उसके जीवन का प्रत्येक रंग स्वाद है वो चला जाता है। इस प्रकार से शेक्सपियर ने यहाँ पर मानव जीवन की 7 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। आशा करता हूँ कि आपके ये 7 अवस्थाएं अच्छे से समझ में आई होगी। यदि फिर भी आपको लगता है कि मेरे इस अवस्था में थोड़ी सी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे बता सकते हो। थैंक्स।